हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। आप एक बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी के ऊपर निकलने वाले हो, जिसके अंदर मैथ्स जो है आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, बल्कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। और ये नहीं है कि मैथ्स ही एक ऐसा खास सब्जेक्ट है जिससे प्यार हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम अच्छे से समझ के पढ़ें, हैं, जिस तरीके से उसको समझाया जाना चाहिए उस तरीके से पढ़ें, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको मज़ा आएगा उन्हें पढ़ने में। आपके लिए वो एक बोझ नहीं होगा। आपका दिल करेगा कि यार मेरा मैथ का कोई टेस्ट ले ले और मैं उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर दूँ। ठीक है। तो आपका सिर्फ इतना काम होगा अभी कि आप सिर्फ मेरी बात मान के जिस तरीके से मैं बताता रहूं उस तरीके से पढ़ते रहो। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। जो रिजल्ट है उसकी टेंशन मत करना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बातें मानते चलेंगे और मैं बहुत मुश्किल बातें नहीं बताऊंगा। आप बातें मानते चलेंगे, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। रिजल्ट को आना ही पड़ेगा, रिजल्ट की मजबूरी होगी आना। ठीक है। और मैं किस कॉन्फिडेंस पे बोल रहा हूँ? जो अपना पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करके, इतने सालों से पेपर हो रहा है, उसको समझ के, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के, और फिर मैथ्स को अच्छे से समझ के, और उसको आपको बड़े ही प्यार से जिस तरीके से बताया जाना चाहिए उस तरीके से बताऊंगा। ठीक है। तो अगर मान लो दो बंदे हैं, एक को उम्मीद है कि हाँ ये काम हो सकता है, एक को उम्मीद ही नहीं है ये काम हो सकता है, तो जिसको उम्मीद नहीं है कि पता नहीं यार होएगा कि नहीं होएगा, तो वो उस काम को उतनी शिद्दत से नहीं करेगा। जिसको उम्मीद है अभी तो मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बट यार हो तो जाएगा ये काम, सर ने बोला है तो हो ही जाएगा, तो वो मेहनत कर पाएगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाएगा। तो मैं सबसे पहले आपके मन के अंदर झूठी नहीं, एक सच्ची होप, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको कितना भी मुश्किल लगता हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल है। अपने समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि अरे मेरे को 3 साल हो गए, उसको 4 साल हो गए, उससे क्रैक नहीं हुआ, तो वो आपकी एबिलिटी थोड़ी है, वो तो उसकी एबिलिटी है। मैंने तो 4.5 महीने में कैट क्रैक कर लिया था, बढ़िया परसेंटाइल आई थी। मैं ये नहीं बोल रहा आप करोगे। अरे मैंने किया तो जरूरी नहीं है आप करोगे, किसी और ने नहीं किया तो जरूरी नहीं है आप नहीं करोगे। जो जितनी मेहनत करेगा, जिस तरीके के पहले उसने मेहनत करी है उस तरीके के उन बहुत सारे फैक्टर को मिलाकर रिजल्ट आएगा। बट अगर वाकई में आप सीरियस हो, आप वाकई में क्रैक करना चाह रहे हो, एफर्ट लगाना चाह रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैथ, बट मैं आपको सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपको गाइडेंस देता चलूंगा, सारी चीज़ों के बारे में, सारी प्रॉब्लम जो आप फॉलो करते हैं उनके बारे में बताता चलूंगा। 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जेन्युइनली एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने वाला हूं आपके साथ। ठीक, क्लियर है? तो टेंशन की कोई बात है क्या? नहीं है। धीरे 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 धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता। ऐसे बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। कि माली 100 घड़े सींचता है तो फल नहीं आता, ऋतु आएगी तभी होएगा जब उसको आना है। आपका काम क्या है? बस सींचते रहो, रोज ये मत देखो फल आया कि नहीं आया। तो जिस रास्ते पर हम चलेंगे ये मैं गारंटी दूंगा कि फल आएगा, फल आएगा, क्योंकि मैं आपको गलत रास्ते पर लेकर ही नहीं जाऊंगा। और ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ये जरूरी है, ये मत सोचना जल्दी से बताओ कोर्स को कैसे यूज करना। ये चीज जरूरी है, बिना इसके कोर्स को यूज ही नहीं कर पाओगे, पूरे कोर्स को कर ही नहीं पाओगे। ठीक। तो मान लो एक जगह है, ये मान लो दिस इज दिल्ली, अपने देश की राजधानी, एंड दिस इज चंडीगढ़ जहां पे मैं हूं। दिल्ली से चंडीगढ़ ऐसे हम जाते हैं, मान लो लगभग लगभग 300 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है। तो मान लो यहां पर आप हो, यहां पर आपकी डेस्टिनेशन है, ऐसे मान लेते हैं आपको मेरे पास इंटरव्यू के लिए आना है जॉब के बाद, यही आपकी डेस्टिनेशन। ठीक, ओके। तो दिल्ली से चंडीगढ़ आने को तो ऐसे भी आया जा सकता है, आने को तो ऐसे भी आया जा सकता है, आने को तो ऐसे भी आया जा सकता है, आने को तो ऐसे भी आया जा सकता है। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है ये। तो मैं आपको ये वाला रास्ता बताऊंगा दोस्त। अगर कोई आपको बोले देखो मैंने ये रास्ता फॉलो किया मैं भी तो पहुंच गया, मैं बोल रहा हूं अगर चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करें तो जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं वो शॉर्ट होएगा, ईमानदारी से बताऊंगा और आपको। ठीक है, ओके जी। तो 300 किलोमीटर का रास्ता है, और अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाओ ऐसे, और आप 3000 किलोमीटर भी चले जाओगे, तो भी आप पहुंचोगे क्या चंडीगढ़? नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत होगी। और आपने एफर्ट कितने लगाए? यहां पहुंचने में जितने एफर्ट लगने थे उससे 10 गुना एफर्ट लगाए। तो सिर्फ एफर्ट से काम नहीं बनता। गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा दोगे तो कैसे खुलेगा? एक नट है, आपने खोलना है, वो खुलता ऐसे है, खोल ऐसे रहे हो तो कितना भी जोर लगा लो नहीं खुलेगा, गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो राइट डायरेक्शन में काम करना आपको बताऊंगा, एक एक चीजें आपको बस क्या करना है, फॉलो करना है चीजों। ठीक है। तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ये होप अब क्रिएट कर लो अगर आप सीरियस हो तो। कोई दो राय नहीं है, ये कोई तुक्के की बात नहीं है। मैं एक पेड़ में पानी दे रहा हूं उसमें फल आ रहा है, क्या बढ़िया तुक्का लगा, क्यों? उसको फल देना ही था। अगर हमने उसको पानी दिया, खाद दिया, सनलाइट दिया,
अगर आप एक इनपुट बढ़िया दोगे तो आउटपुट को आना ही पड़ेगा, तो हम इनपुट बढ़िया देंगे, कोई दो राय नहीं होगी कि हमारा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज जान लो, नो द वैल्यू ऑफ द कंटेंट यू हैव। आपके पास जो कंटेंट है उसकी वैल्यू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसकी वैल्यू पता होगी है, तो ही आप कॉन्फिडेंटली उसका यूज़ कर पाओगे, और कोई आपको मिसगाइड करेगा तो उससे बच पाओगे। आप समाज के इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकते, ऑनलाइन एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं बच सकते। आप यूट्यूब पर जाओगे ही है? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है कोई टीचर भी कुछ बोल देगा, कोई स्टूडेंट भी कुछ बोल देगा, ऐसे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपना ये जो कंटेंट है, बिकॉज फिलहाल आप कोर्स के अंदर आ चुके हो, अब तो मेरे को ल्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आओ आओ मेरा कोर्स खरीदो, जैसे जनरली लोग कर देते हैं। अब तो आप बैच में हो, तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, क्यों? ताकि आपको वैल्यू पता रहे कि आपके पास जो कंटेंट है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है, वाकई में वो क्या चीज़ है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी कहीं से नहीं करना, कोई एक सिंगल कंसेप्ट भी नहीं करना। अगर आपको कोई नया कंसेप्ट मिल रहा है कहीं पर, मैंने नहीं बताया, यानी कि वो इरिलेवेंट होगा। मैं मेहनत करता हूं अपने काम पर और ईमानदारी से मेहनत करता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी से कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, और कोई भी मेथड आपको बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी मेथड्स ज़रूरी हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा करने के। ठीक है, आपको हो सकता है 1 2 3 साल हुए हों तैयारी में आए, एक ही साल हुआ हो, एक भी साल ना हुआ हो, मुझे 10 साल हो गए, तो जितने भी मेथड अवेलेबल हैं, जो कंसेप्ट मैं सब जानता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? रिलेवेंट, जो सीधा पेपर में आपके नंबर पढ़ाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपको इवन कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी पढ़ने को जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक पढ़नी है तो अपने जो प्रैक्टिस सीट्स हैं सिर्फ वो, अपनी जो प्रैक्टिस सीट्स हैं सिर्फ वो। अगर कल को मैं भी कोई बुक निकालूंगा तो अपनी जो प्रैक्टिस सीट्स हैं इन्हीं की निकालूंगा, तो वो बस वो प्रिंट आउट से सस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। इसके अंदर जो मैं बेस्ट कर सकता हूं, मैं 10 बुक नहीं निकालता कि ये 10 बुक पढ़ लो, अरे जो बेस्ट है, एक कंसाइज है, एक निकाल दो ना, दैट्स इट, खत्म बात। क्लियर है? तो आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी नहीं करनी। बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, वो वाली कर लूँ, वो वाली कर लूँ, नहीं, मैंने मेहनत करी है, आपको जूस दे रहा हूं, जो चीज़ ज़्यादा आती है उसके ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, कोई पीडीएफ नहीं करनी अदर देन जो अपने कोर्स के अंदर कंटेंट अवेलेबल है, उससे बाहर कोई भी सिंगल पीडीएफ नहीं करनी। कहीं पर भी कैसे भी क्वेश्चन मिल रहे हो, टॉप 30, टॉप 100, टॉप 50, फलाने, डिफिकल्ट, ट्रेंडिंग पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न, कोई भी नहीं करने। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई भी अपडेट की जरूरत होगी मैं इस कोर्स के अंदर अपडेट करूंगा। अगर आपको इसके बाहर कंटेंट की जरूरत पड़ रही है तो वो मेरा फेलियर होगा ना, यानी कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता, मैं करूंगा अपना काम, क्यों नहीं करूंगा, मेरा फर्ज है अपना काम करना। ठीक है भाई? और आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आजकल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कुछ बच्चों का डिस्कशन चल रहा था, तो एक बात आपको बतानी जरूरी है। देखो कि भाई कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि जो टॉपर्स जो हैं और जो इंटरव्यू जो हैं अपने चैनल के ऊपर नहीं आते टॉपर्स के, तो एक तो इसके बारे में मैं बता दूं। था क्या कि मैं एक घर सर्च कर रहा था, और फिर वो सर्च करने के बाद वो लिया, उसके ऊपर फिर रिनोवेशन, मैं सोच रहा था काम जल्दी ही हो जाएगा। 2 साल लग गए इस काम को होते हुए, अभी भी कुछ टाइम बाकी है। एक बार जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है, फिर मैंने सोचा था मैं ये लूंगा, मुझे ये नहीं पता था 2 साल लग जाएंगे, नहीं तो मैं इंटरव्यू पहले ही ले लेता। पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते रहते हैं, जो जॉब लग गए हैं, अरे सर मैं सैटरडे संडे को टाइम निकाल के आ जाऊंगा, एक बार मैं आना चाहता हूँ, बट मैंने रोक रखा कि रुको रुको रुको, मैं कर रहा हूँ कुछ काम। ठीक है, एक तो ये बात, और दूसरा ये बात मैं पब्लिकली बोल नहीं रहा, यानी कि कोर्स के अंदर ही बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ा हुआ, मेरे स्कूल का मेरा जूनियर, सिलेक्शन होने से पहले मेरे से मिला, 2 बार अपने टीयर 2 बैच में एनरोल्ड, उससे पहले फाउंडेशन बैच में एनरोल्ड, एक बार एनरोल हुआ, पढ़ा, फिर अगली बार फिर हुआ, क्योंकि जनरली 1 2 साल लग जाते हैं सिलेक्शन लेते लेते, और उसकी रैंक आई है, ये नहीं बताऊंगा एसएससी के कौन से एग्जाम में, नाम वाम में कुछ रिवील नहीं करूंगा ये। और उसका वो 3 बच्चे आए थे मेरे जूनियर मेरे से मिलने, एक लगा है टीए, एक की रैंक आई 2 एक एग्जाम में, और टीए तो चलो सीजल के थ्रू ही लगेगा, और एक की एग्जाम, एक की रैंक आई 19। वो दिल्ली घूम रहे हैं, वो मेरे से बोल रहे हैं सर रुपए दे दो फिर आपके प्लेटफॉर्म का नाम ले देंगे। मेरे को ये बात हजम नहीं हुई कि मैं कहा छोड़ो यार, मैंने 1 2 दिन उसको इग्नोर किया, फिर देखता हूँ दूसरे यूट्यूब चैनल पर उसका इंटरव्यू आया हुआ है। फिर मैंने उससे बात की कि यार हद कर दिया यार तुमने तो। मैं कहा तुम वही बातें बता रहे हो जो मैं तुम्हें कोर्स में बताता हूँ, ये उस टीचर का नाम लेके बता रहे हो कि सर आप ये बताते थे, आप ये बताते थे। हैं? फिर मैंने बोला एटलीस्ट अब तो उनको एक्सपोज कर दो कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया। फिर वो डर गया कि मेरी जॉब पर बात आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, सर प्लीज़ आप भी मत बताना यूट्यूब पर। मैंने उसको बोला फिर मैं यूट्यूब पर बताऊंगा, फिर बोला सर आप भी मत बताना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या, ठीक है भाई ठीक है, रहने देते हैं। अपने यहाँ से 2 और 19 की तो मैंने कहानी बताई, ये रैंक भी आई हुई है, मैं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, मेल फीमेल में कुछ नहीं बताऊंगा।
ठीक है, क्योंकि लोग अगर मान लो कोई किसी से रुपए ले ही रहा है, ये काम कर रहा है, वो मुकर भी बहुत जल्दी जाएगा। तो ये बात मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये जब आप डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे सिलेक्शन लेके, तब आपको पता चलेगा कितने जानने वाले मिलेंगे आपको। मैं भी उदय सर से पढ़ा हूँ, मैं भी उदय सर से पढ़ा हूँ। ठीक है भाई, तो देन यू गेट टू नो यूट्यूब पर चीज़ें कैसे दिखाई जाती है, क्या है, वो बहुत अलग मामला है, उसे हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या किया है, पहली 12 मिनट हो गया आपको वीडियो देखते, क्या किया है, इस कंटेंट के ऊपर आपका भरोसा डेवलप कर रहा हूँ कि चीज़ है वाकई में, जो सोना है उसे सोना नहीं समझोगे, उसे लोहा समझकर बेच आओगे तो आपको दाम तो मिलेगा नहीं, लोहे वाला मिलेगा, लेकिन आपको यकीन हो रहा है ये तो सोना है, फिर आप महंगा बेच के आओगे। तो सिर्फ एक वैल्यूएबल चीज पास होने से फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू भी पता होना चाहिए जिसके पास है उसके, अरे ये महंगी चीज है भाई, अरे तुम तो कम रेट में ले रहे हो। समझ में आ गई बात, वैल्यूएबल चीज है और उसकी वैल्यू पता है तो ही आपको जायज उसका रेट मिलेगा। चलिए, तो ये बात जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हाउ टू यूज दिस कोर्स, ये बातें बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया आप अपने तरीके से इस कोर्स को यूज करेंगे, कई बच्चे इस वीडियो को देखते ही नहीं है, क्यों, मुझे पता है वो सेम डाउट पूछते रहते जो मैंने इसमें बताया। ये कोर्स मैंने बनाया है जी, आगे मैं ही पढ़ाऊंगा आपको सारे चैप्टर, जी हाँ, तो मुझे पता है बेस्ट कैसे इस कंटेंट को यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ओके, भले ही डबल स्पीड पर देख लो बट देखो जरूर। तो आपको जैसे ही आप कोई चैप्टर खोलोगे, जैसे मान लो आपने परसेंटेज खोला है, तो उसके अंदर सबसे मेन आपको मिलेंगे कंसेप्ट लेक्चर्स, या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्लासेस। आपने एक चैप्टर खोला, उसके अंदर आपको क्लासेस मिली, क्लासेस जहां पर मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा। इन्हीं क्लासेस के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट हो गए, मेंटल टेस्ट हो गए, और ऐसे ऐसे कई चीज़ें मिलेंगी। जस्ट मैं यही बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों को मिलाकर ये क्लासेस हैं जो आपको चीज़ें सिखाएंगी, जहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। आपने करना क्या है, आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन मेरे से पहले सोल्व करना है हमेशा, और शांति से करना है। आपको ये बता दिया जाता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैं उसेन बोल्ट को बोल दिया ओलंपिक में तेज भागना है, तो पैदा होते ही जल्दी भागो जल्दी भागो, पैदा होते ही भागा वो जल्दी, पहले तो घुटनों के बल ही चला। तो तेज करना है उस दिन जिस दिन आपका पेपर होगा, आज शांति से कर लो ना। आज ही आप तेज भाग रहे होते तो क्यों लिया फिर कोर्स, सीधे पेपर में ही बैठ जाते। चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, तो वो अननेसेसरी एक बर्डन, जल्दी करो मत रखना, बिना उस बर्डन के आपको तेज कर दूंगा कोर्स के एंड तक। ठीक है, शांति रहो, आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है ये चीज़। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करोगे तसल्ली से मेरे से पहले पोज करके, फिर सोल्व हो ना हो, किसी भी तरीके से सोल्व हो, आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, और अगर मैं कोई कंसेप्ट बताऊं, एक बार वो कंसेप्ट बता दिया, तो सेपरेट नोटबुक के अंदर एक तो रफ नोटबुक रखो, क्वेश्चंस के नोट्स मत बनाना, कई लोग क्वेश्चन के नोट्स बनाने लग जाते हैं, नहीं, बुक नहीं लिखनी आपको। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं आपको। एक अलग से नोटबुक रखो, परसेंटेज सोल्व अलग में करना, वो रफ नोटबुक है, उसको जाने दो, जो भी आपने सोल्व किया डजंट मैटर। मैं बोल रहा हूँ फेंक दो उसको, पूरी भर जाए कूड़े में फेंक दो, रद्दी वाले को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंसेप्ट को रखो। अच्छा ये कंसेप्ट बताया, ऐसे बताया, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, तो वीडियो देखते हुए ये काम आप करोगे। सेकंड, फिर आपको मिलेगी प्रैक्टिस पीडीएफ, यानी कि सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, जिनको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। एक पेज पर मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश की है, ताकि आपका कम से कम खर्चा आए। ठीक है जी, क्लास खत्म होते ही जस्ट आफ्टर द वीडियो आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे जो आपको मैंने क्लास में करवाए थे, सेम डिट्टो क्वेश्चन उसी ऑर्डर में आपको मिलेंगे। मैं आपको एनफ चीज़ें सिखाऊंगा, एनफ प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पर। इसके बाद अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, दैट्स इट। ठीक, ओके जी। उस वीडियो को आप सोल्व करोगे यूजिंग सर्कलिंग टेक्निक। अब सर्कलिंग टेक्निक क्या होती है, उस पीडीएफ को आप सोल्व करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। सर्कलिंग टेक्निक ये है कि मान लो उस पीडीएफ के अंदर ये क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे क्वेश्चन है। तो क्लास के बाद ही आप सोल्व कर रहे हो, आपसे ये सोल्व हो गया तो ठीक है, फिर ये सोल्व हो गया ठीक है, फिर ये सोल्व हो गया ठीक है, ये सोल्व नहीं हुआ, इसको एक राउंड मार दो, इसके ऊपर एक सर्कल मार दो, क्यों, क्योंकि इसने आपको तकलीफ दी। बाद में आप सॉल्यूशन देख लोगे मेरा और सोल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर ये सर्कल को हटाना मत। हम तकलीफ देने वाले क्वेश्चंस को याद रखेंगे। ठीक, और ये कस्टमाइज है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता ना, जनरली मुझे पता है किस क्वेश्चन में आपको तकलीफ होगी, बट कई बार आपको किसी एक तरीके के क्वेश्चन में तकलीफ हो जाती है, हर एक का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएगी। फिर छठा क्वेश्चन भी आपसे नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकले, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आप दोबारा से रिवाइज करोगे कोर्स को। सर कैसे करेंगे, बताऊंगा, हाउ टू रिवाइज भी आएगा। ठीक है, फिर आपने ये क्वेश्चन किया, ये किया, ये किया, हो सकता है पहले जो आपसे क्वेश्चन निकला हो वो भी ना हो, बिल्कुल नेचुरल है, घबराना नहीं है, ये जर्नी का हिस्सा है। आप बोलोगे सर मैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, सर बीच में पानीपत आ गया, मैं बोलूंगा ठीक रास्ते पे हो, पानीपत को आना है,
सर रास्ते में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मैं बोलूंगा अरे ठीक रास्ते पर हो, एक गंदा नाला है रास्ते में। तो ये एक रास्ते का हिस्सा है, ठीक, घबराना नहीं है। ओके जी। हो सकता है ये चौथा क्वेश्चन फिर भी ना हो, ये पहले ही नहीं हुआ था, तो एक और सर्कल मार दो, 2 बार तकलीफ दी है इसने। हो सकता है छठा क्वेश्चन हो जाए तो मिटे दो, अब ये तकलीफ दायक क्वेश्चन नहीं रहा, ठीक है। हो सकता है 8वां भी हो जाए, मिटे दो, अब ये तकलीफ दायक नहीं रहा। हो सकता है अब 9वां भी ना हो, मार दिया। जब अगली बार आए तो हो सकता है तीसरा क्वेश्चन आपसे हो जाए और चौथा क्वेश्चन भी हो जाए, तो एक सर्कल मिटा दो। 2 बार तकलीफ दी थी, एक सर्कल मिटा दिया, अभी एक बार बचा हुआ है। तो इस हिसाब से जितनी बार आप पीडीएफ को रिवाइज करेंगे हम ऐसे सर्कलिंग टेक्निक यूज करेंगे। पेपर के पास जिनके ऊपर भी एक सर्कल है वो इंपॉर्टेंट हो गए, जिनके ऊपर 2 सर्कल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, आपको ज्यादा दुखी करते हैं उस चैप्टर में, आप उनके थ्रू गुजर जाओगे, ठीक, क्लियर है। इवन वो बच्चा वो ये बोल रहा था सर आपने सर्कलिंग टेक्निक बताई थी, हद है यार, मतलब ऐसे तो मत करो दूसरी जगह इंटरव्यू देते हुए। ठीक है आपने बेशर्मी कर ली, काफ़ी कर ली, आप लोगों को पता है क्या करना है भाई, अगर वाकई में ईमानदार हो। मैंने उसको यही बोला था कि अब उन्होंने तुम्हें रुपए दिए, उन्होंने ऑफर किए, तुम्हें रुपए मिल गए ना, अब कम से कम आके सच का साथ दे दो भाई, आके ये बोल दो कि उन्होंने तो रुपए दिए, तो झूठे लोग थोड़े से डरेंगे। अगर भाई आप ये कर सकते हो, मेहनत करोगे आप, है कोई आपको वैसे खुद कैंडिडेट ही जाता है रुपए मांगने, आप चले जाओ रुपए मांगने, कोई दे दे रुपए, इंटरव्यू दे दो, बाद में भंडा फोड़ कर दो, 2 काम हो गए, आपको रुपए भी मिल गए और झूठे लोगों को डर भी बैठ गए, अरे ये तो रुपए लेके भी बेइज्जती कर दे रहे हैं भाई, फिर तो वो किसी को रुपए देते भी डरेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट आपको जो चीज़ मिलेगी, पहले आपको क्लासेस मिली परसेंटेज के अंदर ही, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिली, ठीक है, और इसके अलावा आपको मिलेंगे क्यूआरपीज हर एक चैप्टर के अंदर, क्विक रिवीजन पॉइंट्स। जब आप इनको इस चैप्टर के बाद देखोगे तो यूज दीज टू रीडिजाइन नोट्स, नोट्स को रीडिजाइन करने के लिए। आपने नोट्स बनाए, मैंने बताया ना कंसेप्ट के नोट्स, तो देखो आपने कोई कंसेप्ट छोड़ तो नहीं दिया, मैं पूरे चैप्टर को कम से कम टाइम में सारे बेसिक्स आपको टच करवाऊंगा। एक तो इनका ये यूज है, दूसरा इनका यूज है ये कि एग्जाम के पास किसी भी चैप्टर के बेसिक्स को आपने जल्दी में टच करना है, नोट्स से थोड़े से बेहतर तरीके से टच करना है, तो मैं खुद आपके सामने सारे बेसिक्स टच करूंगा, आप ऐसे टच कर सकते हो जिस भी चैप्टर की आपको नीड है, ठीक। और एक इसके अलावा आपको मिलेगा, जो भी मैं क्लास में बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, जैसे ये जो लिख रहा हूं इसकी भी आपको पिक्चर एज इट इज मिलेगी, सेव एज पीडीएफ होकर ये मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूं, अब ये मत सोचना मैं उसी से कर लूं, जो चीज़ें मैं समझाऊंगा उसको रिप्लेस नहीं करती है बोर्ड पीडीएफ, नहीं तो एक टीचर को कुछ पेजेज ही रिप्लेस कर देते, कर सकते हैं क्या, एक जीते जागते आदमी को बुक के पेज रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये बाद में यूजफुल होगी, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो बोर्ड पीपीटी का कैसे यूज करना है आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू रिवाइज। देखो मान लो ये अपना टीयर 1 एग्जाम है, इस दौरान टीयर 1 एग्जाम हो रहा है, तो कई बंदे क्या करेंगे, वो शिफ्ट्स में चलता है ना, कई दिन चलता है, ये कई दिनों को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बंदे उससे 12 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है, ये मैं हर एक स्टेज के लोगों को बताऊँ। तो आपको करना क्या है, देखो भाई आपको 6 महीने लग जाएंगे, ये जो अपना फाउंडेशन बैच है सिर्फ इसी को करने में, धीरे धीरे ये होएगा। जब आप फर्स्ट रिवीजन इसका करोगे, आपने एक बार आपको करना क्या है, देखो भाई आपको 6 महीने लग जाएंगे, ये जो अपना फाउंडेशन बैच है सिर्फ इसी को करने में, धीरे धीरे ये होएगा। जब आप फर्स्ट रिवीजन इसका करोगे, आपने एक बार फाउंडेशन बैच कर लिया जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से सेम इस बैच को कर लो। अब हो सकता है कोई 4 महीने में कर लेगा, कोई 3 महीने में कर लेगा, 2 गुना स्पीड पे करके बहुत जल्दी आप कर लोगे, तो मैंने 4 महीने मान लिए, दोबारा से फाउंडेशन बैच को कर दो 4 महीने में। इसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कर दो, एक बार फाउंडेशन बैच होते ही, देना स्टार्ट कर दो एक बार फाउंडेशन बैच होते ही। मॉक में सारे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, जो क्वेश्चन बैच में बताए हैं डिट्टो क्वेश्चन भी नहीं निकलेगा, ऐसा ही होता है। क्या आप एक बार में किसी चीज़ को देखकर उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, नहीं। सिलेबस पूरा करने से कोई एक्सपर्ट थोड़ी होता है, सिलेबस तो एक बार पूरा किया है, एक बार टच किया है, अब उसका रिवीजन होगा, उसके ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो धीरे धीरे एक्सपर्टीज बढ़ता रहेगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा। तो वो एग्जाम तक हमने अपना एक्सपर्टीज बढ़ाना है, ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है। एक बार सिलेबस करने से नहीं है, एक बार आपको गोली चलानी बताई वही सीधे आप निशाने पे मार रहे हो ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। 12 महीने पहले आपने लिया बैच, 6 महीने में एक बार होएगा, फिर 4 महीने में दोबारा हो जाएगा, और जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है, मैं फाउंडेशन बैच वालों के लिए टीयर 2 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहता है, ये मैं विजिबल करवा देता हूँ। ये लो टीयर 2 बैच का सारा अपडेटेड, जो लास्ट टीयर 2 बैच होता है उसका सारा कंटेंट आपको दे देता हूँ। सर पहले क्यों नहीं देते, क्योंकि लोगों को आदत है छोटा कंटेंट कंज्यूम करने की, उससे वो बात नहीं बनेगी। पहले दे दूंगा, वो टीयर 2 में घुसे रहेंगे, फिर वो बात नहीं बनेगी, फिर बोलेंगे भूतेश सर से पढ़ा भी था फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फाउंडेशन बैच ही आपको दिखेगा, लेकिन 6 और 4 10 महीने हो गए, पेपर के 2 ही महीने बचे हैं, टीयर 2 बैच मस्त आप फिर से रिवाइज कर दोगे, और इसके बाद आपके मॉक टेस्ट चल ही रहे,
इसके अलावा मैं आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मॉक को एनालाइज करना बताता हूँ, है वो सब कुछ आप मॉक टेस्ट के ऊपर लगाओगे। बस यही है पूरा पैकेज। किसी ने 8 महीने पहले लिया पेपर से तो भैया 6 महीने में फाउंडेशन बैच कर लेगा और उसके बाद 2 महीने में टीयर 2 बैच कर लेगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी टाइम बच जाता है, मान लो जल्दी आप कोई चीज़ कर लेते हो, तो जो टीयर 2 बैच की पीडीएफ है उसे आप बार बार रिवाइज कर लेना, उससे आप बार बार क्वेश्चन कर लेना। लेकिन आपका एक बार या फिर अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार फाउंडेशन बैच से गुजरना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़े हम। अब कई बच्चे ऐसे हैं नोटिफिकेशन 4-5 महीने पहले आएगा तब वो जगेंगे, तो मेरी उनको सलाह होती है कि यार नोटिफिकेशन के टाइम पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यार आप स्टार्ट नहीं कर सकते नोटिफिकेशन के टाइम पे। हो सकता है पहले आपने 3-4 महीने पढ़ा, उतना सीरियसली नहीं पढ़ा, बट आधा 60%, 80%, 70% सिलेबस आप कर चुके हो, कम से कम 70 नोटिफिकेशन तक, फिर आप कर सकते हो, फिर आप खींच सकते हो काम को। बट स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूँ और इसी साल वाले को क्रैक करूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर का टारगेट करो, या फिर सर मुझे अब की बार ट्राई करके देखना है, मैं नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर लूंगा। ये माइंडसेट होता है कि अब की बार भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ एक बार, तो टीयर 2 बैच से ट्राई करो। उस वक्त मैं फाउंडेशन बैच के अंदर टीयर 2 बैच का कंटेंट विजिबल करवा ही देता हूँ, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। इसी कारण जैसे ही टीयर 1 की लास्ट शिफ्ट होती है मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता, ऐसे ही देता हूँ, तो मैं इसको हाइड भी करूंगा। ठीक है मेरे भाई, कब ये विजिबल होगा कब हाइड होगा आपको समझ में आ गई? ओके जी। अब जैसे ही टीयर 1 होगा उसके 60 से 90 दिन के अंदर औसतन टीयर 2 होता है, तो उस वक्त आप क्या करते हो, टीयर 2 बैच के अंदर पढ़ते हो। या फिर कोई बच्चा मान लो इस वक्त मुझसे जुड़ा था, 6 महीने फाउंडेशन बैच कर लिया, 4 महीने फाउंडेशन बैच कर लिया, उसने टीयर 2 बैच भी कर लिया 2 महीने, उसके पास इसकी पीडीएफ होगी, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, सबको मिलेगा ये यहाँ पर टीयर 2 बैच। तो इसी को बार बार करते रहना, टीयर 2 बैच में बेशक से एनरोल मत कर लेना अगर आप यहाँ इस स्टेज के बच्चे हो तो। इस स्टेज के बच्चे हो तो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पहले कितनी मेहनत करी है। देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको 3 महीनों में हीरो बना दूंगा, लाइक दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ओके। अब एक और बात, अब यहाँ पर एक डाउट आपके मन में आएगा कि सर टीयर 2 बैच का क्या मतलब है? देखो टीयर 2 बैच और फाउंडेशन बैच में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको टीयर 2 बैच लेने की जरूरत नहीं है, इनका एक बार फर्क जान लो। देखो फाउंडेशन बैच ये होता है यानी कि कोई पढ़ा नहीं है उसकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बेसिक से सब कुछ डिटेल में करवाया जाता है। टीयर 2 बैच एक फास्ट बैच है, इनका सिलेबस डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस अलग नहीं है, ये मैंने स्टार लगाया है। एक आधे टॉपिक हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और क्या बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके साथ ही होता है। और एक और हो गया यार, हाँ यही मान लो, हाँ वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। तो ये तो मैं वैसे भी फाउंडेशन बैच के अंदर विजिबल करवाता हूँ, ये दोनों जगह विजिबल होते हैं। मैं ये नहीं बोलता मैं फाउंडेशन बैच में नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा भाई? ठीक है, तो सेम सिलेबस दोनों में अपलोडेड होता है, बस इसको मैं डिटेल में करवाता हूँ, ये जरूरी है डिटेल में सीखने के लिए, तो 6 महीने लग जाते हैं। अब इसी कंटेंट को काट छांट के फिर मैं 2 महीने में करवाता हूँ, क्योंकि टीयर 2 वाले बच्चों के पास टाइम कम होता है। ये इनके बीच में फर्क है, सिलेबस सेम है, बस उसको अलग अलग स्पीड पर करवाया जाता है। इसके लिए मैं अलग से फिर बाद में टाइम निकालता हूँ। ये डिटेल्ड बैच है, ये फास्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच है। एक्चुअल में इसका ये नाम होना चाहिए, बट फिर उस नाम से कोई रिलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको टीयर 2 बैच बोला जाता है। अदरवाइज ये नहीं है कि इसके अंदर टीयर 1 का सिलेबस होता है, इसके अंदर, अरे नहीं, इसके अंदर दोनों का सिलेबस होता है। सिलेबस तो सेम ही है, मैं चाहकर भी टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस को कोई भी चाहकर भी अलग कर ही नहीं सकता, वो ऐसे मिला हुआ, वो एक ही जैसे क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गई बात? तो आपके पास जो कंटेंट है दैट कंटेन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके, अब डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिवीजन। अब आपको रिवीजन करना है तो आप कैसे कैसे रिवीजन कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आप कंसेप्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हो कि नहीं? मैंने आपको बोला है ना नोट्स बनाओगे कंसेप्ट्स के, परसेंटेज रिवाइज करना है, जो भी आपने कंसेप्ट लिखे थे उनसे रिवाइज कर लो। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा परसेंटेज, तो उसका रेगुलर रिवीजन भी करना है। 5-7 दिन में एक बार मार ली नजर, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट करोगे, तो उसके बाद जितने भी टॉपिक आपके पुराने हो गए उनके ऊपर एक रेगुलर नजर मारनी है, उनके कंसेप्ट नोट्स के ऊपर, ताकि आप उनके टच में रहो। ठीक, ओके जी। आप क्विक रिवीजन पॉइंट से भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आप बोर्ड एनोटेशन जो मैंने आपको दी थी उनसे भी रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज फ्रॉम बोर्ड एनोटेशन मैंने बोला था ना, जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको मिलेगा। तो इनसे कैसे रिवाइज कर सकते हो? अपनी प्रैक्टिस की जो सीट है, प्रैक्टिस की जो पीडीएफ है वो आपके पास है, उससे क्वेश्चन को देखो, मन में देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। फिर बोर्ड एनोटेशन फोन में खोल लो, उनका प्रिंट आउट मत निकालना, ये इतना बड़ा आपको एक पेज पर ये 2 ही आएंगे, तो फिर काम का रुपये वेस्ट करोगे। इनका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, फोन में रखो इनको। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ प्रैक्टिस पीडीएफ का प्रिंट आउट है, उस पर क्वेश्चन देखा, मन ही मन में दौड़ाया दिमाग कि अच्छा ये ऐसे होएगा, और बोर्ड एनोटेशन पर देख लिया मेरा मेथड मैच कर रहा है कि नहीं, मेरे से आपका मेथड मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो भी एक फास्ट, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, और बोर्ड एनोटेशन पर नजर मारते रहे। तो एक ये भी तरीका है पीडीएफ को रिवाइज करने का। ओके, तो ये तरीके क्या है? यूज दीज इफ टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग और टाइम इज लेस। इन तरीकों को कब यूज करना है? मान लो आपने सिर्फ कंसेप्ट नोट से रिवीजन किया, क्वेश्चन तो आपने किया ही नहीं, और मैथ में बिना क्वेश्चन किए क्या ही रिवीजन। ठीक है, तो मान लो आपके पास टाइम कम है, पेपर 5 दिन बाद है, फिर थोड़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, तो इनमें से कोई भी एक तरीका जो आपको सूटेबल लगे है। अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो ये काम कर लेंगे, वीक टॉपिक है तो ये काम कर लेंगे, ऐसे हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हाँ
अदरवाइज एक फुल रिवीजन देना है तो आप क्या करोगे, आप पीडीएफ को सोल्व करो। आप कोर्स को 2 बार देख चुके हो मान लो, सोल्व करो। यहाँ पर भी 2 बार देख चुके हो आप, सोल्व करो। ठीक, ओके। अगर आपने एक बार फाउंडेशन देख लिया तो उसके बाद आप टीयर 2 को ही देखो, दोबारा फाउंडेशन को मत देखो। यहाँ पर टीयर 2 का कंटेंट बाद में मिलता है तो फिर फाउंडेशन को देख लो। ठीक, ओके जी। तो आप पीडीएफ्स को सोल्व करो, बार बार सेम पीडीएफ्स को सोल्व करो है, और टीयर 2 बैच को बार बार देखो, इनसे फुल रिवीजन होगा। और चाहे टीयर 2 बैच की पीडीएफ्स को सोल्व करो। तो ये अलग अलग तरीके हैं रिवीजन करने के। सबसे छोटा तरीका ये है, सबसे बड़ा तरीका ये है। फाउंडेशन बैच तो मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं, देखो इतने तरीके मैं आपको दे रहा हूँ रिवाइज करने के अपने अकॉर्डिंग। चैप्टर कोई स्ट्रॉन्ग है उसको छोटे तरीके से रिवाइज कर ले, कोई वीक है उसको बड़े तरीके से रिवाइज कर ले। जब तक पेपर दूर है तब तक हमेशा सबसे बड़े तरीके से रिवाइज करो, रिवीजन बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, पेपर पास है, 5 दिन बचे हैं, फिर तो मजबूरी है ना कि मैं कंसेप्ट नोट से रिवाइज करूंगा सारे टॉपिक्स को। तो समझ में आ गया, एक बार एक टॉपिक कम खत्म हो जाएगा तो कंसेप्ट नोट से हम रिवाइज करते रहेंगे, ये रिवीजन हम करते रहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट। अब आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, आपको सिर्फ ये कंटेंट मैंने आपको दिया है, ये जो अपना कोर्स है, ये जो अपना बैच है, और इसके मल्टीपल रिवीजन आपने करने हैं। इसके रिवीजन करने के भी बहुत सारे तरीके आपको दिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट करोगे, और मॉक टेस्ट देने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का यूज करोगे। और इसके अलावा कोई भी 2 या 1 प्लेटफॉर्म, कोई भी किसी से मॉक ले लेना। मैं भी बहुत सारे मॉक आपको पेपर से पहले यूट्यूब पर करवाता ही हूँ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए। ठीक है सर, कोई प्लेटफॉर्म का नाम दे दो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पिछले साल जो दी पंडित वाले हैं उन्होंने बढ़िया मॉक दिए। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है ये भी बहुत सारे कैंडिडेट यूज करते हैं, ओली बोर्ड भी बहुत सारे कैंडिडेट यूज करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। ये टॉप के मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये बात दिमाग में बैठ गई, कोर्स और रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कहीं पर देखने की भी जरूरत नहीं है, अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मत देखो कहाँ पर कौन क्या पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में आपको आपका दोस्त एक अजीब सा सवाल बता देगा और बोल देगा एक ये मेरे टीचर ने ये मेथड बताया है। हो सकता है आपको वो लुभा ले, अरे यार ये बात तो है, ये तो फास्ट है। बिलीव मी, वो मुझे पता है जो वो आपको दिखा रहा है वो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। हो सकता है वो आपको जरूरी लगे कि नहीं मुझे तो जरूरी लग रहा है, बट बिलीव मी 10 साल हो गए और मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें पता है मुझे, इसीलिए नहीं करवा रहा कि वो ना करवाने का ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। ओके जी, नेक्स्ट। इसके अलावा 2 वीडियोज़ हैं अपनी यूट्यूब के ऊपर। जब आपका क्या बोलते हैं सिलेबस हो जाएगा, आप मॉक देने स्टार्ट करोगे तब ये काम आएंगी, बट इसके अंदर मैं सारी स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूँ। एक तो मॉक को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इस नाम से ये मिलेगी, इसे देख लेना। और एक मॉक देने के बाद एनालाइज कैसे करते हैं, इस नाम से यूट्यूब पर मिलेगी, इसे देख लेना। इस वीडियो के अंदर आना और इसकी जो बोर्ड की पीपीटी है उसके ऊपर फिर से नाम देख लेना। अब तो आपको याद नहीं रहेंगे। अगर ये वीडियो मैं दोबारा बना चुका हूँ तो इस पीडीएफ को मैं रिवाइज कर दूंगा, वहां पर नई वीडियोज़ के नाम और फोटो, इतना अपडेशन में रखता हूँ। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूँ, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने हैं। देखो जी, जो अपने मेथड्स होंगे वो ईजी होंगे, हमेशा ऐसे मेथड होंगे जो मैं आसानी से आपको समझ में, सेम चीज़ को समझाने के कई तरीके हैं, भले ही सॉल्यूशन सेम करना हो बट उसको दर्शाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमेशा आपको ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा, मुश्किल नहीं बताऊंगा, फिर मेरा क्या फायदा। ठीक है, कई बार क्या होता है मैक्सिमम टाइम आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, लेकिन एक आधी बार जरूरत होती है कि ये रटनी पड़े। अगर कोई चीज़ रटनी भी पड़ी, क्यों रटनी पड़ती है, क्योंकि वो बार बार सेम क्वेश्चन को पूछता रहता है एग्जामिनर। अब उस क्वेश्चन को तो फास्ट कराना पड़ेगा क्योंकि वो हर शिफ्ट में डाल देता है। तो अगर कुछ रट के फायदा हो रहा है रटवाऊंगा, तो उसको रटने का आसान तरीका मैं बताऊंगा, मेरा जिम्मा आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। यानी कि चीज़ें हमेशा आपके लिए आसान रहेंगी, यूनिवर्सल रहेंगी। एक तरह के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट, दूसरे के लिए एक शॉर्टकट, तीसरे एक चीज़ बताऊंगा, उसी से सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी, उसी से अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है सर, फिर कहीं हम स्लो तो नहीं हो जाएंगे ना, आप फास्ट रहोगे। ये नहीं है कि मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ, आसान बता रहा हूँ तो आप स्लो पड़ जाओगे ना, मैं बताता डिटेल में हूँ, बट फाइनली जब आप सोल्व करते हो ना क्वेश्चन, आप फास्ट रहते हो सबसे। और कोई टफ क्वेश्चन आता है आप क्रैक करते हो उसे, क्योंकि हमारे तरीके यूनिवर्सल हैं, हर जगह वो लागू हो रहे हैं। परसेंटेज के तरीके कोई मैं घसड़ के बताएं घसीट के कहाँ ले जाऊंगा। हो सकता है मैं आपको टाइम एंड वर्क और ज्योमेट्री में भी एक कंसेप्ट, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट करा रहा हूँ। देखो हमने टाइम एंड वर्क और ज्योमेट्री का कोई लेना देना नहीं है ना, वहाँ पर भी मैं बताऊंगा देखो ये वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या। सेम सिचुएशन कहीं पर भी होगी, मैं सूंघ के पहचान जाता हूँ मैं। ठीक, क्लियर है भाई। तो चीज़ें जितनी आसान हो सकती हैं उतनी करूँगा। एक ही चीज़ को 5 रूप में दिखा देते हैं लोग, एक ही चीज़ को, बच्चे डर जाते हैं, सिलेबस 5 गुना कर दिया अननेसेसरी। लेकिन अगर एक चीज़ 3 चैप्टर में भी होगी, मुझे पता है ये तो एक जैसी है, मैं उनको रिलेट करके आपको बताऊंगा। मेरा काम आपके लिए आसान करना चीज़ें। ओके, तो कोई भी मेथड कहीं पर मिले, यूनिक सा मिले, घबराना नहीं है। ठीक है, वो इसीलिए नहीं करवाया होगा, उसका कोई ड्रॉबैक होगा। मेथड्स अपने पास बेस्ट मेथड्स का कलेक्शन होगा कोर्स के अंदर। ओके, अपडेशन प्रोसेस ऑलवेज गोइंग ऑन, अपडेशन प्रोसेस गोइंग ऑन रहता है। ठीक है, और एज पर नीड ही होता है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन अपने कोर्स के अंदर ऐड कर रखा है जो कि आया था 2015 में मान लो, और एक क्वेश्चन आ गया 2025 में। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ दिया, डिट्टो, इसमें कुछ नया है ही नहीं, तो मैं ये नहीं है कि इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पर सिर्फ 2025 दिखाने के लिए। अगर उसने कुछ नया क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली इसको मैं ऐड करूंगा।
यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है 3 और 5 को जोड़ने का तरीका, यहाँ पर वो पूछ रहा है 5 और 3 को जोड़ने, मैं क्यों बताऊंगा फिर, लाइक अरे ये 25 में, ये कोई अपडेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ ना। एज पर नीड ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। और मेरे को एक फास्ट तरीका मिला है अपडेशन करने का, और फास्ट भाग रहेगी पहले के कंपेरिजन, अभी मिला है रिसेंटली, तो उसका अगले कुछ महीनों में असर दिखेगा। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। ठीक है, डेली शेड्यूल आपको टीयर 1 के लिए मिलेगा, वो स्टार्ट होएगा जब टीयर 2 का पेपर हो जाता है। देखो मान लो अभी टाइम है कि बच्चे टीयर 2 का पेपर दे रहे हैं, मान लो ये टाइम है, तो मैं कैसे अगले साल मतलब टीयर 1 का शेड्यूल बना दूं? अभी तो टीयर 2 का पेपर नहीं हुआ इस साल का, तो टीयर 2 का पेपर जैसे ही होगा टीयर 1 का डे वाइज शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा कि आज मैथ में ये पढ़ो, रीजनिंग में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, जीके में पढ़ो। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो अब तो आप बैच के अंदर हो, अब तो मैं क्या ही आपको बोलूंगा। मैं ये सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए बोल रहा हूँ कई लोग यूट्यूब पर ये बोलते हैं आ गया बैच बेचने, ये है वो है। अब आप लोग बैच के अंदर हो, अब आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं हमेशा ये मानता हूं कि एजुकेशन के अंदर आप इन्वेस्ट करो, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सस्ती हो गई है। अगर कोई 2,000 रुपये में 1 साल तक आपके सामने आकर लेक्चर दे रहा है, कितनी बार भी उसे देखो, तो इमेजिन करो 2,000 में एक जींस आती है। एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन, हेल्थ, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खाना, फूड इंडस्ट्री, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एजुकेशन सबसे सस्ती हो गई है। तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा ये रहा कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, और मैंने उस चीज़ को सीरियसली लिया, मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे तो उसका फल आगे मिला। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि मैथ और रीजनिंग, इनके तो दी बेस्ट कंटेंट अपने पास है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जीके और इंग्लिश अपने पास नहीं है। और कभी जो टीचर मेरे को पसंद है, जो मार्केट में मुझे दी बेस्ट लगेंगे, अगर वो मेरे साथ फ्यूचर में कोलैबोरेट करना चाहेंगे तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो जहां पर भी होंगे मैं उनको वहीं पर रिकमेंड करूंगा। इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करता हूं अमन वशिष्ठ सर को, इनकी ऐप है एक, उसके ऊपर जाकर आप कोर्स ले सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड आप लो कोर्स। ठीक है, जीके के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ परमार सर को, इनकी ऐप है, उसके ऊपर परमार एसएससी नाम से यूट्यूब चैनल है, इनका अमन सर इंग्लिश नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक, वहां से आपको ऐप वगैरह मिल जाएगी, इन्वेस्ट करो और पढ़ो इफ़ यू कैन अफोर्ड। ठीक है भाई, अदरवाइज जो आपको डेली शेड्यूल मिलेगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग का शेड्यूल तो मिलेगा अपने कोर्स से, और जीके और इंग्लिश का जो भी फ्री मटेरियल, दी बेस्ट फ्री मटेरियल अवेलेबल है, उससे आपको वो शेड्यूल मिलेगा। लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड मैं बोलूँगा जाओ। ठीक है ब्रदर, क्लियर है बात? तो आपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जो है, चैनल और ग्रुप ये ज्वाइन कर लेने हैं। कैसे? जो आपका बैच है उसके अंदर जब आप टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। हो सकता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नाम अलग हो, इनके नाम हम बदलते रहते हैं, बट ऐसे एक तो चैनल मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा, उन दोनों को ज्वाइन कर लो। ग्रुप के अंदर आप बाकी बच्चों से डिस्कस कर पाओगे, चैनल के ऊपर आपको जरूरी अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए 2 चीज़ें हमने रखी। ओके, गेट प्रिंट आउट ऑफ बैच कंटेंट डिटेल्स। अब ये बैच कंटेंट डिटेल्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अपने बैच के अंदर जो कंटेंट है उसको बिल्कुल डिटेल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, आपको ये एक पीडीएफ मिलेगी। ये क्या ये आपको विजिबल है? एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूं, ये लो, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे आप पता है कौन सी वीडियो देख रहे हो, आप ये वाली वीडियो देख रहे हो हाउ टू यूज कोर्स स्ट्रेटेजी के अंदर, हाउ टू यूज कोर्स एंड स्ट्रेटेजी है। तो इस वीडियो का ड्यूरेशन तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी बन रही है, कितनी बनेगी मैं वो टाइम यहाँ पर लिख दूंगा। इसके बाद आपने देखनी है कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास 1 क्लास 2, इनका ये टाइम है। उसके बाद ये परसेंटेज है। ठीक है, क्लियर है भाई? कंसेप्ट लेक्चर 1 पार्ट 1 ये ड्यूरेशन है, लेक्चर 1 पार्ट 2 ये ड्यूरेशन है, ऐसे ये ड्यूरेशन है। और इसके आगे आपको क्या मिलेगा, मैंने पहले यहाँ पर ये लिखा था इतने दिनों में इसको कर लो, इतने दिनों में इसको कर लो, लेकिन फिलहाल ये मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि बाद में डेली शेड्यूल मिलेगा, टीयर 2 बैच होती है। उसके अलावा कोई बच्चा मैथ को ज़्यादा पढ़ रहा होता है, कोई मैथ को कम, इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है उस वक्त, तो फिर वो अननेसेसरी टेंशन में आ जाएगा कि सर ने 3 दिन में बोला, मेरा 3 दिन में नहीं हुआ। लेकिन वो डिपेंड करता है दिन में आप कितना टाइम दे रहे हो किस सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ये टिक बॉक्स है, जब आप पहली बार, अब आपने ये वीडियो देख ली, कौन सी वाली, हाउ टू यूज कोर्स वाली, तो आप इसको टिक कर दो ऐसे, हाउ टू यूज कोर्स वाली वीडियो। ठीक है, हालांकि हाउ टू यूज कोर्स वाली वीडियो को तो आप मल्टीपल टाइम क्यों ही देखोगे। ठीक है, जैसे आपने कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास देख ली, अब इसको टिक कर दो, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, चिपका लो, ये 5 ही पेज हैं टोटल, इसको दीवार पे चिपका लो, ऐसे आप टिक करते चलो, जो भी आपने देख ली उसको टिक करते चलो। ठीक है, तो ये पीडीएफ कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अरिथमेटिक का पहला पोर्शन ये परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, सब पूरी डिटेल है, कौन सा लेक्चर है ऐसे। और अगर मान लो इसके अंदर कोई डिटेल मिसिंग भी है वो भी हम ऐड कर देंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्यूआरपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद आएंगे क्यूआरपी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई क्यूआरपी नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के क्यूआरपी एक ही जगह यहाँ पर है। ठीक है, जैसे 48 मिनट के अंदर मैंने SICI इंस्टॉलमेंट का सारा कंसेप्ट बता दिया, क्यूआरपी की ये पावर है, आपको जल्दी रिवाइज करवा देगा ये चीज़, और ये कहीं पर भी नहीं मिलता बच्चों को। ठीक है जी, तो ये अपना अरिथमेटिक का पार्ट 1 है, इस पेज के ऊपर आ गया, ये आपका एक पेज लगेगा प्रिंट आउट है। उसके बाद है अरिथमेटिक का पार्ट 2, ऐसे ही वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन है ये। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ऐसे सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता रखे हैं, ये क्लासेस बता रखी हैं। ठीक, ये ऐसे चलता रहेगा।
ठीक है, एचसीएफ एलसीएम, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो अब अरिथमेटिक के 2 पार्ट हैं, ये खत्म हो गया। अब आपको मिल गया एडवांस का पहला पार्ट, एडवांस मैथ्स पार्ट 1। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से है भाई, ये हो गया अपना एलजेब्रा हो गया, 548 क्वेश्चन, इक्वेशंस हो गई, ऐसे। ठीक है, एपीजीपीए जहां पर जितने, देखो यहाँ पर सिर्फ 35 क्वेश्चन है और यहाँ पर है भाई साहब 548 क्वेश्चन, तो जहां पर जितने क्वेश्चन नेसेसरी हैं, जितनों की जरूरत है, वो लिए हैं मैंने। ठीक है भाई, ऐसे आप चलते जाओगे। और जब एक बार आपने ये कोर्स कर दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, पूरा कोर्स ऐसे करते जाओगे, फिर दोबारा करने आओगे तो दोबारा ये तो आप देखोगे ही नहीं, क्या बोलते हैं, हाउ टू यूज कोर्स। दिल करे तो एक बार आप क्या करो, इसकी सिर्फ पीडीएफ के ऊपर नजर मार लो। सर पीडीएफ के ऊपर क्यों नजर मार लें, ये तो नहीं है कोई चीज आप मिस कर रहे हो जो मैंने इस वीडियो में बताई, सारी थोड़ी याद हो जाएंगी। आपको लग रहा होगा मैं सारी याद कर लूँ, सारी नजर मार लो, हाँ यार कोई गलत तो नहीं कर रहा, पीडीएफ पे नजर मार लो। फिर कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास को फिर देख लो, तेज करके देख लो अब की बार दूसरी स्पीड पे, और दोबारा टिक कर दो। अगर आपने क्लास नहीं देखी, सिर्फ पीडीएफ करी, ऐसे लिख दो पीडीएफ कि मैंने पीडीएफ कर ली दोबारा, पहली बार क्लास कर दी तो मुझे क्लास करने की नीड नहीं हुई, तीसरी बार आपको लगा यार क्लास एक बार देख लो डबल स्पीड पे, तो ऐसे लिख दो। तो आपको अपनी जर्नी ऐसे फिनिश होती हुई दिखेगी। अदरवाइज बच्चों को ये लगता है कि मैं रोज पढ़ रहा हूँ, सिलेबस हो ही नहीं रहा। तो इस सिलेबस को देखकर डर मत जाना, आप सिर्फ इस चीज को देखना कि आपकी प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है। प्रोग्रेस ट्रैक होती है तो कि हाँ यार चीजें हो रही है। मैं टिक मार रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है आपको कि काम हो रहा है, सिर्फ टिक मारने से नहीं होता, काम करके टिक मारना होता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी के साथ आपको 2 पीडीएफ मिलेंगी, एक तो बोर्ड की जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, और ये जो मैंने लिखा है, और दूसरी ये वाली। ठीक है भाई, तो बैच कंटेंट डिटेल्स का प्रिंट आउट निकलवा लो और टिक मार्क कर दो व्हाट यू हैव डन, पेस्ट इट समवेयर, दीवार पे पेस्ट कर लो, अपनी किसी नोटबुक के पेजों पर पेस्ट कर लो, है उसमें मार लो, जो भी आप बनाते हैं। सिर्फ कंसेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ब्रदर, डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत है। कई बच्चे मैंने देखे 5 चैप्टर के नोट्स बना के बैठे हैं क्वेश्चन के, फिर बोल रहे हैं सर मैंने ये कितने अच्छे बनाए। फिर मैं कहा भाई इतनी देर में 5 और चैप्टर कर लेता, क्यों नेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। बुक लिखने का शौक है तो एक बार सिलेक्शन ले ले, हैं मैं जो बताऊंगा बुक उसको लिख देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इफ यू वांट रिजल्ट्स यू विल हैव टू पुट इन दी एफर्ट्स। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एफर्ट पुट इन करने पड़ेंगे, आपको जोर लगाना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि ये चीज़ें आसानी से मिल जाएगी बिना पढ़े, अब तो उपदेश सर का कोर्स ले लिया है ना, एफर्ट पुट इन करने पड़ेंगे। बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको दुख नहीं होगा वो एफर्ट पुट करते हुए, आपको मजा आएगा, आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होगा। एक बार मेरे साथ आप शुरू करो, कुछ ही दिन के अंदर आपको चस्का पड़ जाएगा मैथ्स का। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ये जो चीज़ है, ये एफर्ट्स तो आप पुट इन करोगे बट आपको एफर्ट्स लगेंगे नहीं। मैं आपकी प्रिपरेशन को गेमीफाई कर दूंगा, आपको भी गेमीफाई करना है। जैसे गेम खेलते हैं तो ये होता है ना यार, ये वाला चैलेंज पार नहीं हो रहा, जब आप फेल हो जाते हो, अब की बार करता हूँ जीटीए वीटीए जो भी गेम खेलते हो, अरे अब की बार करता हूँ पबजी जो भी खेलते हैं, कभी भी अगर खेला हो तो ये बात आप समझ पाओगे। लेवल पार नहीं हो रहा था, आपको लगता है अब की बार करता हूँ, अब की बार करता हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्ट लो, अच्छा ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, एक बार फिर देखता हूँ यार, एक बार थोड़ा टाइम बताता हूँ, ये क्वेश्चन ये वो सर ऐसे बता रहे हैं, ये करता हूँ वो करता हूँ। इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, बर्डन मत लो, कब होएगा कैसे होएगा, नेगेटिव थॉट्स के साथ मत पढ़ो, हो ही नहीं रहा ये चैप्टर तो सब कुछ होएगा, बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बिल्कुल सही कंटेंट आपके पास। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट कि ये जो कंटेंट आपके पास मिला है ना, ये आपको एक एज दे रहा है। उन बच्चों के कंपैरिजन में तो नहीं देगा जो इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, बट आपको एक एज दे रहा है, बाकी सब प्लेटफॉर्म के बच्चों से आगे आपको ये कर देगा, और डेफिनेटली मैं ये करना चाहूंगा। ठीक है, और अब आप मेहनत कर लोगे, आप जितनी मेहनत करोगे वो आपको इवन के बच्चों से एज दे देगी। आप कितने सीरियस हो, इवन के बच्चों से एज दे देगी और बाकी प्लेटफॉर्म के बच्चों से एज दे देगी। ठीक है, ओके जी। कॉन्स्टेंटली रिमेंबर वाई यू वांट टू डू इट। कई लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन दो सर। देखो मेरे पास एक वजह थी कि भाई मैं गरीब घर से एक बंदा था, ठीक है, उतनी अपनी इनकम नहीं थी, उतने रुपए नहीं थे, और बहुत ही लाइक अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा ही था कि घर में सोफे तक नहीं थे अपने पास, एसी वेसी तो बहुत बड़ी बात हो गई, वाश बेसिन तक नहीं था सच बताऊं तो लाइक बहुत ही लाइक मैं मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोल सकता, मैं पहले मिडिल क्लास बोलता था। फिर मैं समाज में अब चीज़ें पता लगी कि भाई मिडिल क्लास तो ऊपर ही थे हमसे, हम तो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं थे भाई। बस काम चल रहा था, खुश थे ये नहीं दुखी थे। लोग बोलते हैं ऐसे, मैं कई लोग ऐसे, मैं ऐसे परिवार से हूँ, ये हूँ, हमने बहुत दिन देखे। भाई फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग नहीं हो तो क्या हो गया, हम तो खुश थे, ठीक है फैमिली है, खुश है, मजे में, चीजें सुधर जाएंगी यार धीरे धीरे। ऐसे पूरे दिन मातम मनाने का क्या फायदा है। ठीक है, अलग बात है वो, भाई तुम जिस भी स्टेटस पर, कोई नहीं, एक्सेप्ट इट, खुश रहो और काम करो, मेहनत करो, जज्बा था मेहनत करने का। ठीक है, तो एक वजह देखो, हो सकता है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कम हो सकता है आपको घर में इज्जत चाहिए, भाई गुड्डू भैया की तरह हमको चाहिए फुल इज्जत है यार, मुझे ये करना है कि सारे रिश्तेदार ये बोले कि भाई फलाने भैया से फलानी दीदी से सीखो, उन्होंने ऐसे किया। तो जो भी आपकी एक वजह है, वो वजह ही जब आप बार बार याद रखोगे, उसको कहीं पर लिखो, वो वजह याद रखो। ये खाली पंप मारने वाली बातें आपको नहीं मोटिवेट करेंगी। ठीक है जी, और याद रखना मैं आप लोगों के साथ हूं, हमेशा साथ हूं, हमेशा कुछ भी करना पड़ेगा मैं कर रहा हूं इसमें। आप अकेले नहीं हो इस रास्ते पर, आपको लग रहा होगा आप अकेले हो, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बहुत हजारों बच्चे सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके अकेले के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है।
मैं तो खुद को शुक्रगुजार मानता हूँ, पहले ही मानता था ये कि कैसे भी फैमिली कंडीशन हो कि हाथ तो है मेरे। एक बंदा था, मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैस में हम वो करके आते थे लंच, सस्ता था वहाँ पर, 30 रुपये प्लेट थी संडे को और 25 रुपये प्लेट थी बाकी दिन को, पूरी मिलती थी, 30 रुपये प्लेट थी। अंधा था वो, और वो दीवार के सारे हाथ लगा के चल रहा था और गाने गाता हुआ आ रहा था, और दूसरे बंदे का लंच भी पैक कराने के लिए आया था वो। मेरे को बार बार वो सीन याद आता है कि मेरे पास आंखें हैं यार, हाथ हैं, पैर हैं, बहुत सारे लोग हैं बेचारे व्हील चेयर पर बैठे हैं। इस चीज़ का मातम बनाए हम, किन प्रॉब्लम को गाएं? तो खुश रहो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे फेस कर रहे हैं, और लगे रहो आप, मैं आपके साथ हूँ, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आता रहूँगा। ठीक है भाई? इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, अगर कोई बच्चा पहले, अब इस वीडियो को अलग अलग टाइम पर देखेंगे बच्चे, अगर कोई पहले स्टार्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है, पहले स्टार्ट करने का फायदा तभी होता है जब आप लगातार रोज लगे रहो। रोज 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, 8 घंटे इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, अब 8 को पत्थर की लकीर मत मान लेना, ज्यादा पढ़ने का दिल कर रहा है तो ज्यादा पढ़ लेना, थोड़े से घंटे कम रह जा रहे हैं किसी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं, रोज पढ़ते रहना। तो लीड लो, पहले पढ़ने का यही फायदा होता है। अब कई लोग पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो पहले ही है, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो फिर जो लेट स्टार्ट करेगा उसमें और तुम में फर्क क्या रहा? तुम स्लो पढ़े रहे पहले, उसने लेट स्टार्ट करके तेज कर दी अपनी तैयारी, तो तुम तो एक ही जगह रहे, फिर क्या पहले क्यों करी? फिर पहले स्टार्ट, पहले स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा जज्बा रखो, मस्त मजे में पढ़ो, सिलेबस को गेमिफाई करके पढ़ो, लीड लो, थोड़ी सी स्पीड खींचो। हाँ, पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आप शाम को इवनिंग में भाई अपना आधा पौना घंटा, 1 घंटा जिम विम जो भी आपको करना है, वॉकिंग, आपके पास टाइम है, जो भी आपको करना है, जो भी आपकी हॉबी है। जब पेपर पास आ जाएगा, 3-4 महीने रह जाएंगे प्री के, तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा कट कर देना। बिल्कुल 2 महीने रह जाएंगे पेपर के, तो 12-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करना, तब पढ़ते हैं 12-12 घंटे, और आप अपने आप पढ़ लोगे, तब अपने आप आग लगेगी, टेंशन मत लो। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो भाई साहब डेली के स्टडी आवर्स बढ़ाओ भाई, कोई ऐसा बंदा है डेली के अब आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे लेट कर रहे हो तो। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज एंड डोट्स देखो भाई, टारगेट 100%, बिलीव इन योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है? वही बात है होप। अगर आपको ये उम्मीद ही नहीं होगी कि ये काम अचीव हो सकता है, तो आप एफर्ट्स ही नहीं लगा पाओगे। तो आपको प्री में एटलीस्ट स्टार्टिंग में ये मानना है कि आप 160 प्लस स्कोर करोगे। ठीक, आगे धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आएगा, कौन से सब्जेक्ट में कितने करने हैं, तो टारगेट 100%, ये मैं बोल रहा हूँ मैथ के हिसाब से। मैथ में आपने 100% का टारगेट रखना है, या प्री में 50 में से 50 और बाद में मेंस में 90 में से 90 आप लेकर आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसकी शुरुआत तभी होगी जब आप 50 में से 30 लाने पड़ोगे। मैं पहले दिन नहीं बोल रहा 50 लो, और इस 50 में से 50 लाने का बर्डन भी मत लेना। एंड में मैं आपको यही बोलता हुआ मिलेगा कि 95% ही ले आओ, वो बहुत है, 90% ले आओ, अगर उतने भी आगे वो बहुत है। बट स्टार्टिंग में आप सब कुछ कर सकते हो, इसका बर्डन मत लो, बस इसका विश्वास कर लो कि आप ये कर पाओगे, मैं करवाऊंगा, आप और मैं मिलकर करेंगे। ठीक, डू नॉट लिसन टू नेसियर्स, जो लोग ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो आपके बारे में नहीं, वो उनकी खुद की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें कि उनसे नहीं हो पाएगा। अगर मेरे को लगता है मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मैं तभी तो दूसरों को बोलूंगा अरे तू नहीं कर पाएगा भाई, रहने दे, बहुत मुश्किल है। तो वो अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कई लोगों को इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, इसलिए बात लिखी है, अदरवाइज मेरे को नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। एंजॉय द प्रोसेस, मेक इट ए गेम, जैसे मैं बोल रहा हूँ गेमीफाई करो, कोई चीज़ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, इस एटीट्यूड के साथ जाओ। नहीं आई, देखते हैं यार क्यों नहीं आई, अब की बार देखते हैं, फिर से वीडियो देख लो, फिर से एक बार 10-20 मिनट इस क्वेश्चन के साथ बिताऊँ, आ जाएगी। ट्राई टू बी लीस्ट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में कंसर्न मत रहो, अपने आप आ जाएगा। ठीक, बिग एक्शंस से बिग रिजल्ट आते हैं, झूठ है, ऐसा नहीं होता। एक दिन में अगर पहाड़ भी तोड़ना तो पूरे पहाड़ को उखाड़ के नहीं फेंक देना होता, रोज छोटे छोटे पत्थर ही तोड़ने पड़ेंगे, तभी एक दिन जाकर पहाड़ टूटेगा। तो स्मॉल एक्शंस रिपीटेड इंसेनली, स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे एक्शन बहुत ज्यादा बार रिपीट करती है, तब जाकर बड़े रिजल्ट आते हैं। मीन्स कंसिस्टेंसी इज द की, यानी कि तो बड़ी बात क्या है, बड़े पत्थर तो फट नहीं रहे, छोटे ही पत्थर टूट रहे हैं, पहाड़ तोड़ना है तो इसका मतलब रोज तोड़ने पड़ेंगे, लगातार तोड़ने पड़ेंगे, तभी छोटा छोटा करके पूरा पहाड़ गायब हो जाएगा। तो मेन चीज क्या हुई, बड़ा पत्थर तोड़ना या फिर रोज पहाड़ के ऊपर तोड़ने के लिए आना, कंसिस्टेंसी, रोज आना, रोज पढ़ना। रूटीन किसी वजह से टूट गया, बाउंस बैक, उसका मातम मत बनाओ, ये दुखी हो कि हाँ यार रूटीन तो टूट गया यार, बट फिर बाउंस बैक करो, फिर से स्टार्ट करो। ठीक, और एक और बात, कई लोग पूरे सिलेबस की टेंशन ले लेते हैं। मैथ का मैंने आपको पूरा कंटेंट का डिटेल दे दिया, इतना सिलेबस कैसे होगा? अरे आज का जो काम है ना वो आज कर लो, सिर्फ आज की टेंशन लो बस, कल जब आएगा ना तो कल का काम कल कर लेना। एक दिन में जितना काम हो सकता है उतना कर लो, अगर उसका 80% भी कर लोगे मोर देन एनफ। ठीक, खुद को डेली टारगेट मत दो, ऐसे तो टारगेट दो कि हाँ आज मैं लगभग इतना पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीकली टारगेट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं लिखा इस हफ्ते में ये करूंगा, बट मान लो आज आप नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, तो कल परसों परले दिन मिलकर उसका हर्जाना भर देना। यानी कि एक वीक आपका अच्छा गुजरना चाहिए। एक दिन तो एक छोटी यूनिट है, हो सकता है बीमार हो जाओ, कहीं पर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, दिल ना करे, बहुत सारी चीजें, तो एक दिन तो हो सकता है आपके हाथ में ना हो, फिर आप उसे दुखी हो जाओगे। पूरे वीक में ओवरकम कर लोगे, पूरे हफ्ते में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। पूरे हफ्ते में अगर ये रहा कि यार 2-3 दिन वहां खराब कर दिया, एक दिन वहां खराब कर दिया, तब अलार्म बजना चाहिए कि अब मैं गलत डायरेक्शन पर चल पड़ा हूँ। हफ्ता खराब नहीं होना चाहिए, कोई दिन खराब हो जाए, कोशिश तो करनी है दिन भी खराब ना हो, बट कोई दिन खराब हो जाए कोई नहीं, पूरे हफ्ते में आई विल मैनेज। ठीक है भाई,
अपने प्रोग्रेस को वीकली टाइप एनालाइज करो, लिख कर नहीं रखनी चीज़ें, मोटा मोटा। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। पूरा 1 घंटा